प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष यानी बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। पिछले लेक्चर्स में हम इसके अंतर्गत सहकारिता का अध्ययन कर रहे थे और आज के लेक्चर में विद्यार्थियों हम राज्य सहायता की वांछनीयता पर विचार करेंगे, यानी क्या सहकारी आंदोलन को सरकार से सहायता मिलनी चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पक्ष में और इसके विरोध में क्या तर्क है, क्या सहकारी आंदोलन को राज्य यानी सरकार की सहायता मिलनी चाहिए। विद्यार्थियों, सहकारी आंदोलन दुर्बल व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है। इसमें दुर्बल व्यक्ति पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि निर्धन, अशिक्षित, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि वे सहकारिता के सिद्धांतों और उसके लाभों से अनभिज्ञ हैं। उनमें योग्य नेतृत्व का अभाव है। उन्हें अपना सारा समय व शक्ति रोजी रोटी के चक्कर में लगानी पड़ती है, इसलिए वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। विद्यार्थी, इस संबंध में कैंपबेल ने कहा है कि अविकसित क्षेत्रों के निवासी अपनी क्षमताओं के प्रति अविश्वस्त व उदासीन रहते हैं, स्वतः विकास करने में रुचि नहीं लेते तथा यह समस्त उत्तरदायित्व सरकार का समझते हैं। जहां ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो, वहां कोई सरकार सहकारिता के विकास की अवहेलना नहीं कर सकती। ऐसी दशा में सरकार स्वयं किए जाने वाले कार्यों को संगठित संस्थाओं द्वारा आयोजित करके उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि वह ऐसा न करे, अर्थात गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त न करे, तो विकास कार्य अति दीर्घ काल में संपन्न हो सकेंगे। यानी यदि वह ऐसा न करे, अर्थात गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त न करे, तो विकास कार्य अति दीर्घ काल में संपन्न हो पाएंगे। अतः यह सर्वथा उचित है कि सरकार वैधानिक दायित्व से परे सक्रिय रूप से सहकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थितियों में कुछ विद्वानों को लगता है, कुछ विचारकों को, कि ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार सहकारी आंदोलन को सहयोग प्रदान करे। विद्यार्थियों, जो लोग सहकारी आंदोलन में राज्य हस्तक्षेप के पक्षधर हैं, वे मानते हैं कि देश में नियोजित आर्थिक विकास, दुर्बल संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति तथा जनता की जो इलिटरेसी है, उसके कारण सहकारी संस्थाओं को संगठित करने में सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी उनके अनुसार देश की नियोजित आर्थिक विकास, दुर्बल संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति तथा जनता की निरक्षरता के कारण सहकारी संस्थाओं को संगठित करने में सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको लगता है कि सरकार को सहकारी आंदोलन को संगठित करने में जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विचारक सहकारी आंदोलन में राज्य हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। इस संबंध में तो विद्यार्थियों, इस संबंध में कई विचारक कहते हैं कि राज्य को सहकारी आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हेनरी वुल्फ के अनुसार, मेरी संपूर्ण विचार शक्ति एवं सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विचार शक्ति से मैंने यह सीखा है। हेनरी वुल्फ कहते हैं कि मेरी संपूर्ण विचार शक्ति
एवं सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विचार शक्ति से मैंने यह सीखा है कि सहकारी आंदोलन का संगठन और संचालन सरकार को नहीं करना चाहिए। सहकारी सरकार व्यक्तियों को प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन उनकी भावना को बदल नहीं सकती। सरकार द्वारा निर्मित सहकारिता अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाना है तो यह सरकार द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए, अपितु स्वतः प्रकृति द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो ऐसे विचारक ये मानते हैं कि सहकारी आंदोलन में राज्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो विद्वान राज्य सहायता के पक्ष में है, उनका विचार है कि राज्य को केवल मार्गदर्शक, आर्थिक सहायता, निर्देशन एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए। दीर्घकाल में सहकारी समितियों को पारस्परिक सहायता एवं आत्मनिर्भरता की ओर स्वतंत्र रूप से अग्रसर होने देना चाहिए। विकासशील देशों में सरकार द्वारा सहकारी आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया गया कि भविष्य में ये सुदृढ़ एवं संपन्न हो तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो विद्यार्थियों, इस पर दो तरह के विचार हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं कि सहकारी आंदोलन में राज्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ विचारक इसके पक्षधर हैं। अब हम उन पक्षों को देखेंगे, उन बिंदुओं को देखेंगे, उन तर्कों को देखेंगे जो राज्य सहायता के पक्ष में है। तो पहला यहाँ पे बिंदु है विद्यार्थियों कि आखिर राज्य सहकारी समितियों को राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने के पक्ष में तर्क कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे आएगा कि यदि सरकार यानी राज्य सहकारी आंदोलन को सहायता प्रदान करता है तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला लाभ ये हो सकता है कि उचित मार्गदर्शन। उचित मार्गदर्शन यानी प्रॉपर गाइडेंस। तो विद्यार्थी, सरकार को सहकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं में व्यापक व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में यह अपेक्षित है कि सरकार इनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, जिससे उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जा सके और धन का सदुपयोग हो। तो पहला बिंदु यहाँ पे आ गया कि उचित मार्गदर्शन इनको सरकार से मिल सकता है। दूसरा यह बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वप्रेरणा का अभाव। स्वप्रेरणा का अभाव यानी लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे देश में अधिकांश जनता अशिक्षित है, रूढ़िवादी है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी खराब है। गरीबी के कारण दुर्बल व्यक्ति अपनी रोजी रोटी की चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति एकत्रित होकर किसी आंदोलन का संचालन करें, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार को सहकारी संस्थाओं की स्थापना में पहल करनी चाहिए। यानी क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे लोग अशिक्षित हैं, उनमें स्वप्रेरणा का अभाव है, इसीलिए सरकार को यहाँ पहल करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु है राज्य सहायता के पक्ष में, वो है दुर्बल समितियां। यानी वीक सोसाइटीज। जो हमारी सोसाइटीज हैं, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समितियां सरकारी सहयोग के बिना पनप नहीं पाएंगी।
इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सरकारी सहयोग के बिना विकसित नहीं हो सकती, जैसे सहकारी विपणन, सहकारी खेती। अतः इन सब के विकास के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता है। तो ये एक बिंदु ये भी है कि कुछ समितियां हमारी जो दुर्बल समितियां हैं वो सरकारी सहयोग के बिना पनप ही नहीं सकती। चौथा बिंदु यहां पे है नैतिक मार्गदर्शन। यानी मॉरल सपोर्ट। यहां विद्यार्थियों हम डिजायरेबिलिटी ऑफ स्टेट एड की बात कर रहे हैं। स्टेट एड यानी राज्य सहायता। तो विद्यार्थियों सरकार के सहयोग से सहकारों को नैतिक समर्थन प्राप्त होता है, यानी मॉरल सपोर्ट। नैतिक समर्थन से सहकारी आंदोलन में संलग्न व्यक्ति व संस्थाएं प्रोत्साहित होती हैं और वे सरकार के संरक्षण व नेतृत्व में आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। तो एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। दूसरा है वैधानिक मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन। वैधानिक मान्यता यानी लीगल रिकॉग्निशन। तो किसी भी आर्थिक व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए कानूनी मान्यता व अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सहकारिता का विकास सहकारिता अधिनियम को के बनने के बाद ही हुआ। यह वैधानिक मान्यता व अधिनियम सरकारी सहयोग से ही संभव है। सरकार अधिनियम बनाकर सहकारी आंदोलन के विकास को आगे बढ़ाती है। यानी वैधानिक मान्यता भी हमें सरकार से मिलती है। छठा बिंदु है लोकहित। लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। तो जन सामान्य के हितों की सुरक्षा सरकारी निर्देशन में से ही संभव है। सरकार द्वारा इन संस्थाओं को जो धन दिया जाता है उसका उपयोग जनहित में हो। इस प्रकार सरकार इनकी सहायता देने के साथ ही जन सामान्य के हितों का ध्यान रखती है और धन का जो दुरुपयोग है उसको रोकती है। उसके लिए भी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। सातवां बिंदु है प्रबंध व्यवस्था। यानी मैनेजमेंट सिस्टम। विद्यार्थियों किसी संस्था की सफलता उसकी प्रबंध व्यवस्था पर निर्भर करती है। इससे संस्था की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। हमारे देश में सहकारी समितियों का प्रबंध कुशल नहीं है। ये समितियां आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने के कारण अच्छे व कुशल प्रबंधकों को आकर्षित करने में हमेशा असफल रही। ऐसी स्थिति में सरकार इन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों, प्रबंधकों एवं श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है ताकि इनकी प्रबंध व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो यहां भी राज्य हस्तक्षेप की, राज्य सहायता की आवश्यकता है, सरकारी सहायता की। अब विद्यार्थियों हम आठवां बिंदु देखेंगे तो यहां पर हम उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो राज्य सहायता के पक्ष में है। आठवां बिंदु है यहाँ पे
यहां पे 8वां बिंदु आएगा जन सहयोग प्राप्त करना। प्राप्त करना यानी टू ऑब्टेन पब्लिक कॉपरेशन, टू ऑब्टेन पब्लिक कॉपरेशन। यहां पे सहकारी आंदोलन सरकारी सहयोग व साझेदारी के माध्यम से ही जन सहयोग व समर्थन प्राप्त कर सकता है। कोई भी आंदोलन जन सहयोग व समर्थन के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः सरकारी आंदोलन के लिए जन सहयोग व समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार की व्यवस्था करती है। तो इसके लिए भी राज्य सहायता आवश्यक है। किसके लिए? जन सहयोग प्राप्त करने के लिए। नवा यहाँ पे जो इसके पक्ष में बिंदु है वो है भावी विकास यानी फ्यूचर डेवलपमेंट। तो सरकार सहकारी आंदोलन के भावी विकास के लिए समय समय पर अध्ययन दल व विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करती है, जिससे सहकारिता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पे भी हमें राज्य सहायता, सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों विशेषज्ञों की नियुक्ति। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो विद्यार्थियों सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति शुरू से ही निर्बल रही, अतः सहकारी संस्थाएं अपने साधनों के बलबूते पर विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकती और सरकार समितियों की जांच के लिए अंकेक्षक, पर्यवेक्षक व निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। इसके अतिरिक्त सरकार विशिष्ट प्रकार की सहकारी समितियों में तकनीकी एवं अन्य संबंध क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करती है। तो इसके लिए भी राज्य सहायता की आवश्यकता है, सरकारी सहायता की आवश्यकता है। तो राज्य सहायता के पक्ष में क्या तर्क होगा विद्यार्थियों? हम इसको रिवाइज करेंगे। पहला है उचित मार्गदर्शन, इन्हें सरकार से प्राप्त होता है। कारण यह है दूसरा कि स्व प्रेरणा का अभाव है, इसीलिए भी सरकारी सहायता की आवश्यकता है। तीसरा है दुर्बल समितियां, उनके लिए भी सरकारी सहायता की आवश्यकता है। चौथा है उनको सरकार से नैतिक समर्थन मिलता है। पांचवा वैधानिक मान्यता यानी लीगल रिकॉग्निशन। छठा लोकहित का ध्यान भी सरकार रखती है। सातवां प्रबंध व्यवस्था, उसके लिए भी सरकार शिक्षण, प्रशिक्षण की इनको सुविधाएं प्रदान करती, उनकी व्यवस्था करती है। आठवां जन सहयोग प्राप्त करना, उसके लिए भी सरकार की आवश्यकता है सरकारी सहायता की। नवा इनके भावी विकास के लिए सरकार अध्ययन दल व विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करती है। 10वां विशेषज्ञों की नियुक्ति यानी विशेषज्ञों की नियुक्ति यानी सरकार विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करती, जैसे अंकेक्षक, पर्यवेक्षक व निरीक्षक। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि सरकारी सहायता के पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं। यानी ये 10 तर्क सरकारी सहायता के पक्ष में। इस प्रकार से हमने देखा कि सरकारी सहायता सहकारी आंदोलन के लिए किस प्रकार आवश्यक है। कुछ विचारक हैं
जो मानते हैं कि सहकारिता में राज्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन निम्न बिंदु हमें बताते हैं कि राज्य सहायता के पक्ष में, स्टेट एड के पक्ष में क्या क्या तर्क है। तो यानी ये 10 जो बिंदु हैं वो हमें बताते हैं कि सरकारी सहायता के पक्ष में क्या क्या तर्क है। यानी उचित मार्गदर्शन हो गया पहला बिंदु, यानी प्रॉपर गाइडेंस। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो पहले प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट वीक सोसाइटीज, चौथा मॉरल सपोर्ट इनको सरकार से मिलता है, पांचवा लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, छठा पब्लिक इंटरेस्ट, सातवां मैनेजमेंट सिस्टम, आठवां टू ऑब्टेन पब्लिक कॉर्पोरेशन, नवां फ्यूचर डेवलपमेंट और 10वां अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सहकारिता आंदोलन में राज्य सहायता की क्या आवश्यकता है, इसके पक्ष में क्या तर्क है। आगे का अध्ययन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत